जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम KNI के साथ अली फ़ारूक हाज़िर है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जी हज़ारा एक्सप्रेस को चंद रोज़ कबल ये एक्सीडेंट हुआ हज़ारा एक्सप्रेस का, और उससे तकरीबन 35 लोग मुसाफिर जो थे वो जहाँ बहक हुए, और जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और ये आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। सखर डिवीज़न में हादसा हुआ है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ लोगों से, और ये भी बताएंगे कि सखर डिवीज़न ऐसी डिवीज़न है जहाँ ट्रैक इंतहाई फुरसुदा हालत में है। अब ये रेलवेज़ का भी मैं यहाँ बताता चलूँ, रेलवेज़ ने सैलाब के मौके पर जब ये 2022 में सैलाब आया तो बहुत मुतअद्दिद बार हुकूमत को कहा कि जी इन्हें दादी पैकेज दिया जाए, बेल आउट पैकेज दिया जाए। वो गालबन 8 अरब का मांगा था, लेकिन उसमें से उनको कुछ नहीं दिया गया, और अपनी मदद आपके तहत रेलवेज़ ने ट्रैक को भी बहाल किया, ट्रेनों को भी बहाल किया। अब ये ट्रैक की हालत इतनी फुरसुदा हो चुकी है, मरम्मत होनी चाहिए लेकिन पैसे नहीं है महकमे के पास। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे सीनियर साफ़ी हैं नवाज़ ताहिर साहब, जो काफ़ी अरसे से रेलवे की बीट को कवर भी करते हैं, मुख्तलिफ अखबारात में काम कर चुके हैं। उनसे भी पूछते हैं इस हादसे के हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज़ साहब, क्या बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नवाज़ भाई ये बताएं, ये हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का, इतने अरसे से रेलवे को कवर भी करते रहे हैं, और ये हादसे में किसकी ज़िम्मेदारी आप समझ रहे होनी है? ये देखिए, जहाँ तक ट्रेनों के हादसा की बात है तो ये हादसा पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो हमें यहाँ जो सूरत हाल नज़र आती है वो ट्रैक का यतीम होना है। ट्रैक इस हद तक यतीम हो चुका है कि उसके जो बुनियादी चौकीदार हैं, जो उसको मेंटेन करने वाले हैं, वो गैंग स्टाफ होता है। गैंगमैन का काम होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान वो पूरी पटड़ी को लुक आफ्टर करते हैं। कोई नट बोल्ट अगर ढीला है उसको वो कस देते हैं, उसको ठीक करते हैं, और उसकी इंस्पेक्शन भी प्रॉपर होती रहती है। लेकिन अगर रेलवे का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो ये जो गैंग स्टाफ है उसकी सबसे कम भर्ती हुई है। जब स्टाफ नहीं होगा, उसकी लुक आफ्टर नहीं होगी, तो टेक्निकल फॉल्ट तो आ सकते हैं। अच्छा ये बताएंगे, तकरीबकारी लगती है, और ऐसे मौके पे हुआ है। इतवार की रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, और उसी दौरान ये खबर आई कि 1:18 पर यह हादसा हुआ है। ये तकरीबकारी भी हो सकती है? देखिए, फौरी तौर पे जब तक तहकीकात सामने नहीं आती हैं, हम किसी भी उनसर को इससे खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। टेक्निकली अगर हम देखें, ट्रेन की डिरेलमेंट का, बोगियाँ उल्ट जाने का, और जिस तरह बोगियों की कैफियत है और जितने फासले पे है, तो रेलवे की टेक्निकल ज़बान में और सादा ज़बान में एक लेटर होता है, एक चिट होती है, उसको कहते हैं लाइन क्लियर। वो लाइन क्लियर सरहारी रेलवे स्टेशन पे उन्होंने दिया है बाई हैंड, यानी कि हाथ से वो पकड़ाया जाता है। तो हाथ से पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेन की स्पीड इतनी हो कि वो कागज़ पकड़ा जा सके। तो वो पकड़ने के लिए जिस तरह की चीज़ें सामने भी आई हैं कि ट्रेन की जो रफ़्तार है वो 45 किलोमीटर थी। मेरी अपनी ज़ाती राय में ये स्पीड 50 से कम हो तो ये पकड़ना मुमकिन होता है। अब स्टेशन से निकलते ही वो PLC जब लिया, लाइन क्लियर लिया, तो जो ड्राइवर है उसने उस चिट को ज़ाहिर है देखना है, देख के उसके बाद उसने कोई डिसीजन लेना है, कुछ चीज़ देखनी है, तो उसको कम से कम 20 सेकंड लगे होंगे। 20 सेकंड में जिस जगह पे डेस्टिनेशन है वहाँ तक ट्रेन जो है वो 1.4 किलोमीटर तक सफ़र कर। बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, बात आपकी काट रहा हूँ माज़रत के साथ। ये मुझे बताएं कि मुतअद्दिद दफ़ा रेलवेज़ ने हुकूमत से फ़ंड्स भी मांगे, ये सैलाब के बाद भी बड़े मांगे, इसकी बहाली के लिए भी मांगे। आप ये समझते हैं कि हादसे की ज़िम्मेदार बराए रास्त हुकूमत भी हो सकती है कि जिसने फंड्स नहीं दिए? हम अफसरान पर तो ये जिम्मेदारी डाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो ये जिसने फंड्स नहीं दिए जिस महकमे को, और कीमती जानों का ज़या हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? जी अली फ़ारूक साहब, देखिए, आप अपने बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल नहीं करवाएंगे और ये कहें कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ये तो कसूरवार तो ज़ाहिर है आप हैं। फ़ंड देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को फ़ंड देना चाहिए थे, और ये ट्रेन चलनी चाहिए। सबसे महफूज सफ़र दुनिया में ट्रेन का ही समझा जाता है। पाकिस्तान में इस पर बदकिस्मती से उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। दूसरी बड़ी जो ज़िम्मेदारी मेरे ख्याल से है, वो रेलवे डिपार्टमेंट पूरे का पूरा इसलिए ज़िम्मेदार है कि अब तक जितने एक्सीडेंट हुए हैं उनकी जो रिपोर्टें हैं
वो पब्लिक नहीं की गई, उन पे डिबेट नहीं की गई, उस डिबेट की रोशनी में कोई स्टेप नहीं उठाए गए। अगर उस पे ज़िम्मेदारों को सज़ा दी गई होती, उसको सामने रख के कोई स्टेप उठाए गए होते, तो शायद इस तरह के हादसात ना हों, अगर ये तकरीबकारी नहीं है। जी, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये नाज़रीन कहा गया है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फ़िश प्लेट्स होती हैं जो जॉइंट जो एक पटरी को दूसरे से जोड़ती हैं, वो फ़िश प्लेट्स कहती हैं वो टूटी हुई थी या मौजूद नहीं थी, और पटरी भी टूटी हुई थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये तकरीबकारी भी हो सकती है? देखिए, तकरीबकारी का जो एलिमेंट है उसको हम खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। इत्फाक ये है कि कल मेरी जब वहाँ पे काम जारी था तो कुछ लोगों से बात हो गई, तो उसमें इस बात की तस्दीक हो गई कि ट्रेन गुज़रने से पहले सुबह के वक्त जो गैंग स्टाफ था वो वहाँ से गुज़र चुका था, उसको रूटीन में वो एक बार चेक कर चुका था। इस तरह मैंने पहले कहा कि जो गैंगमैन जो होते हैं वो इसकी मेंटेन करते हैं, तो वो कर चुका था। उसके बाद इस तरह का एक्सीडेंट होना, इसमें इसको खारिज अज़ इम्कान तकरीबकारी को करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि डीरेलमेंट जो है वो सिर्फ उसके जो ट्रेन की पटड़ी है, जो एक से दूसरा गार्डर जुड़ा हुआ होता है, उसके टूटने से भी हो सकता है, लेकिन उसके टूटने की कई दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी व्हील के साथ में को फॉल्ट हुआ हो और वो व्हील को प्रॉब्लम हुआ और वो उसने गार्डर को डिस्टर्ब किया और गार्डर गिरा, और उसके बाद ट्रेन जो थी वो डीरेलमेंट हुई, और उस प्रेशर के साथ, चूँकि उस वक्त स्पीड बढ़ रही होती है, ट्रेन जब वहाँ से गुजरी, ट्रेन स्पीड बढ़ रही थी तो प्रेशर बना और मुमकिन तौर पर ये बोगियाँ उलट गईं। अच्छा नवाज साहब, क्योंकि रेलवे की बीट मैं करता हूँ इतने अरसे से, आप भी जानते हैं इस हवाले से, ये मुझे बताइएगा कि 2013 से 2018 का दौर था, इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई, ML1 मंसूबा भी इस पर चाइना के साथ CPEC के हवाले से उसको शामिल किया गया, और ये जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो ML1 का मंसूबा ठप कर दिया जाता है और रज़िया भट्ट का नावल कहा जाता है उसको। तो ये आप समझते हैं कि पॉलिसीज़ में तसलसल रहना चाहिए था? ML1 मंसूबा अब तक मुकम्मल हो चुका होता जो कि नहीं हो सका, और ये ट्रैक की जो रेस्टोरेशन है ये भी होनी चाहिए थी, और ये पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं किया गया। आप समझते हैं गवर्नमेंट चेंज हो जाए लेकिन पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहना चाहिए महकमों की बेहतरी के लिए? देखिए जी, सिर्फ रेलवे नहीं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो तरक्याती मंसूबे होते हैं या मेंटेनेंस के मंसूबे होते हैं, वो रियासत और आवाम का इशू होता है, वो सियासत नहीं होती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है सियासत का, सियासत में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ट्रैक की बात है और ML1 की बात है, ML1 से मुराद है मरकज़ी रेलवे लाइन, तो ये ML1 ही है। अब अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया, इसको सियासी रंग दिया गया है, तो इसकी अगर हालत आपने जाननी हो ना ट्रैक की, तो आप सिर्फ किसी वक्त रेलवे का जो इंजन है उसमें बैठ के सफ़र करें, या रेलवे के जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करें, तो वो बताएंगे कि वो जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है। इस वक्त जो सबसे महफूज ट्रेन है, जो पटरी खस्ता होने के बावजूद आप देखें कि आपको बलूचिस्तान में ब्लास्ट ट्रेन पटरी पे नज़र आते हैं, बाकी एक्सीडेंट नज़र नहीं आते। रीज़न उसकी ये है कि उसकी निगरानी बहुत मुअस्सर है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रैक वहाँ का भी बहुत ख़राब है। लेकिन जहाँ निगरानी नहीं होगी, जहाँ ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया जाएगा, जहाँ रिपोर्टें दबा ली जाएंगी, लोगों को कुछ नहीं बताया जाएगा, उसके जो फॉल्ट होते हैं उनको उनकी जांच के बाद उसके महरक़ात जान के आइंदा ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जब आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसी चीज़ें ना होना, ये सोचना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, नवाज़ ताहिर साहब ने वाज़ेह किया है कि जी मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है, निगरानी बड़ी ज़रूरी है, जो कि सखर डिवीज़न में और जो अब ये हमारी मेन लाइन की जो ट्रैक है उस पर नहीं है, और ये ट्रैक की मेंटेनेंस ना होना ये मुजरमाना गफलत है, और ये गवर्नमेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जिससे बारहा बार कहा गया कि जी फ़ंड्स दिए जाएँ, ट्रैक की मरम्मत की जाए। अब जब हादसा होते हैं ये चीज़ें सामने आती हैं, ये चीज़ें पहले भी आया थी कि ट्रेनों के हादसा रोकने के लिए ट्रैक की मरम्मत और बहाली बड़ी ज़रूरी है। शेख अनवर जो रेलवे प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो हादसा हज़ारा एक्सप्रेस का हुआ है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और इन्होंने अपना एहतजाज भी मनसूख किया, इसकी क्या वजूहत है? जी अस्सलाम वालेकुम शेख। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। शेख साहब बताइएगा, ये एहतजाज मनसूख कर दिया, ये क्या वजह है? देखिए जी, एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है और उसके अंदर इंतहाई कीमती जानें ज़ाया हुई है।
तो इस मौके पर एहतजाज बनता नहीं था। तो लिहाजा हमने अपनी तमाम सदूर से और मरकज़ी ज़िम्मेदारान से मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे में पहुँचे कि प्रोग्राम को मनसूख किया जाए, जिसको कर हमने फिर पूरे मुल्क के अंदर मनसूख कर दिया है वक्ती तौर पर। ये इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम इसका ऐलान कर देंगे। प्रोग्राम तो होना है, लेकिन ज़ाहिर अब 14 अगस्त के बाद होगा जी। शेख साहब ये बताइएगा, ये हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के ये हादसे की वजूहत क्या हैं? आपकी बड़ी बरीक भी नज़र है, रेलवेज़ में आपने बड़ा अरसा गुजारा, आपके इशारे पर शटर डाउन हो जाता है पूरे मुल्क में रेलवेज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? देखिए जी, मेरे नज़दीक इसकी जो है ना हुक्मरानों की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी है, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। अब आप देखिए, बहुत पीछे ना जाएं, ये पिछले 5 साल का दबार देख लें कि इस 5 साल के अंदर रेलवे पर क्या इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर ML1 यही 5 साल पहले हो जाता तो आज कितना बड़ा काम हो सकता था। हमारे 5 साल ज़ाया हुए ना ML1 के नाम पर। तो अगर ये कर देते और ये लाइन तब्दील हो जाती, पूरा बुसीदा ट्रैक है, 160-70 साल पुराना ये ट्रैक बिछा हुआ है, तो ये तो फिर आज अपनी तबई उम्र तो पूरी कर चुका है ना ट्रैक। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर 450 अरब दिया, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप ये देखें कि और हमारे अदारे को 8-10 अरब का भी बेल आउट पैकेज नहीं दिया। ये सैलाब में कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया रेलवे तक, 1 रुपया नहीं मिला, जिसकी वजह से मुलाजमिन परेशान है, तनख्वाह नहीं मिल रही। तो मिनिस्टर ने तो मुतअद्दिद बार कहा है अपनी हुकूमत को कि फंड्स दें हमें, ख्वाजा सार रफीक ने। देखिए जी, मुझे तो इस दफ़ा इस हुकूमत की भी प्रायोरिटी नज़र नहीं आई। अगर इनकी प्रायोरिटी में शामिल होता, NHO को 200-250 अरब तो दे सकते हैं, इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को दे सकते हैं। क्या रेलवे वहादत की लामत नहीं है? देखें मेरे भाई, बात सुने, पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की जंजीर है। पाकिस्तान रेलवे को देखकर लोगों को एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये ट्रेन जो है ये बड़ी खूबसूरत एक अदारा है, इसको तो तबाह किया जा रहा है जानबूझ के। मुझे तो ऐसे लगता है कि इनकी कोशिश है कि इसको स्टील मिल बना दिया जाए, औने पौने 2 में फ़रोख्त कर दिया जाए। लेकिन ये याद रखें कि इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में और हमारे बाद भी रेलवे बिक नहीं सकता, ना रेलवे की निजकारी हो सकेगी। ख्वाजा सार रफीक ने ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए। अब तो ये ML1 मनसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, चाइना से भी मामला तय पा गए हैं। लेकिन 4 साल ये जो मनसूबा था रद्दी की टोकरी में शेख रशीद के दौर में रहा और इसको रज़िया भट्ट का नावल कहा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादती थी रज़िया भट्ट का नावल कहा गया। वो बड़ा डायनामिक आदमी था, हमारे इशफाक साहब जो थे उस टाइम अच्छे ऑफिसर थे, दयानतदार आदमी थे, उनको इस तरह हेट किया गया, नामुनासिब रवैया था। फिर देखे ना, लोगों की इज़्ज़तों को उछालने वाले आज छुपते फिर रहे हैं। ये तो मुकाफ़ात अमल है कि आज किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, कल आप तैयार हो जाए अपने लिए। शेख साहब, 4 साल नहीं अली भाई, 5 साल हमारे ज़ाया हुए हैं। सही कह रहे हैं, 5 साल ज़ाया हुए हैं। जो इखराजात उस टाइम डॉलर का क्या रेट था और आज क्या रेट है, ये भी तो कभी सोचा। मनसूबे में तरमीम की है, बल्कि उसको कम किया गया। देखें, ये एक अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा, इसको इस तरह रेट को ये कम करके लिए। पहले ये 12-13 हज़ार अरब डॉलर 12-13 हज़ार अरब डॉलर था, अब उससे कम हो गए 6-6.5 हज़ार अरब डॉलर पर आया। अच्छा शेख साहब, आपने ख्वाजा सार रफीक को भी का दौर भी देखा, पिछला भी अब भी। वज़ीर रेलवे के तौर पे आप कैसे कंपेरिजन करेंगे शेख रशीद का ख्वाजा सार रफीक साहब? वो शेख रशीद का तो मुवाज़ने कोई नहीं है ना। शेख रशीद ने क्या मासवाई, थोड़ा सामने देखें, शेख रशीद साहब ने तो मासवाई झूठ बोलने के और किया है, झूठ ही बोलते थे, यही आदमसवादी का काम था। बहरहाल पिछले टन्योर में ख्वाजा साहब ने बहुत काम किया है, बेपनाह काम किया, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। इस दफ़ा गवर्नमेंट की सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, यही वजह है कि हमें आज तक बेल आउट पैकेज नहीं मिल सका। अच्छा, ये अब हादसे की जिम्मेदारी डाली जा रही है। इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके गोश गुजार करूँ कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और सिविल डिपार्टमेंट को भी। और ख्वाजा साहब ने कहा है कि ये जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा लगता नहीं, लेकिन ये हो सकता है हादसा ही हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे नज़दीक ये सबूताज भी हो सकता है ना। और दूसरी बात ये है कि जब तक हमारे सामने FGIR की क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कबल अज़ वक्त बातें हैं कि जो मैकेनिकल का फॉल्ट था, सिविल का फॉल्ट था, असर फॉल्ट हुकूमत का है। वो क्यों पैसे नहीं देती इस दफाई इदारे को, कौमी इदारे को। मैं आज
पाकिस्तान आर्मी के सरबराह से भी ये अपील करूँगा कि जनाब पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है। पाकिस्तान रेलवे में इसलिए ट्रेड यूनियन को बंद किया गया है कि ये दफाई अदारा है। अगर ये दफाई अदारा है तो उसकी निजकारी क्यों होती है? अगर ये दफाई अदारा है तो उसके अंदर फंडिंग क्यों नहीं होती? अगर ये दफाई अदारा है तो इसकी निगहदाश्त क्यों नहीं होती? अगर ये दफाई अदारा है तो इसके बारे में क्यों नहीं सोच विचार की जा रही? किस तरह इसको एलिवेट किया जाए, किस तरह अपग्रेड किया जाए? मैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी कहूँगा, खुदारा आप देखें इन मामलात को कि कहाँ पर ख़राबी है। ये ज़्यादती हो रही है हमारे साथ। ये 8 अगस्त को जो मुल्कगीर इस्तेजाज था, एक तो ये बताने उसकी वजूहात क्या थी, और जो मनसूख किया वो तो हमें पता लग गया, आपने मुल्की मफाद में, रेलवे के मफाद में ये हादसा हुआ है, इस वजह से मनसूख किया है। एजेंडा क्या था आपने जो कहा कि अभी हमने 14 अगस्त के बाद करना है? देखना वो हमने करना है, बार बार करना है। ना मजदूर को तनख्वाह मिले, ना 3 साल से मजदूर को ओवर टाइम मिले, तो ये ज़्यादती नहीं है? तो मुझे ये बताएं कौन सा अदारा कमा कर देता है? हमने तो इस साल भी 62 अरब कमा के दिया है हुकूमत पाकिस्तान को। 62 अरब क्या अदलिया कमा के देती है? क्या ये सेक्रेटरीट के मुलाजमिन कमा के देते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ कमा के देता है? हॉस्पिटल्स कमा के देते हैं? इनको तो बर वक्त तनख्वाह मिल जाती है। और आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब, आपके पास भी टाइम बड़ा थोड़ा, 2 दिन बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। ये रेलवे में जो इस टाइम जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म है, मैं अफसरान से कहूँगा होश के नाखून लें। आपने मज़दूरों को डिक्लाइन किया हुआ है और यहाँ पर जो है ना जी स्केल खेले जा रहे हैं। 15-16 किलोमीटर की रेलवे रह गई है। इस पर रेलवे के 3 एडिशनल जनरल मेजर 21वें ग्रेड के काम कर रहे हैं, 3 जनरल मेजर 21वें ग्रेड के काम कर रहे हैं, एक 22वें ग्रेड का काम कर रहा है। यहाँ तो फौज सफरे मौज है, जब रेल ही 515-16 आपने ख्वाजा साद रफीक से मुलाकातें आपकी होती रहती हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये इसको अपग्रेडेशन की जाए कम अज़ कम? आप नहीं समझते कि तनख्वाहों को बर्बाद करने में नाकाम रहे हैं ख्वाजा साद? जी 100%। और मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र ला के बिठाया हुआ है, मैं तो ये कहूँगा ख्वाजा साहब ये नेक काम अपने हाथ से करते जाएँ, इसको तो फारिग करें रेलवे से। क्या नाम है? क्यों रेलवे के मैं नाम भी नहीं ऐसे लोगों के याद रखता, क्यों लाके प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बिठा रहे? भारी तनख्वाहों पे मराद के साथ भारी तनख्वाहों पर नहीं लाने चाहिए प्राइवेट सेक्टर से लोगों को अदारे के अंदर। या तो ना या फिर कह दे मेरे अफसर नालायक या नाअहल हैं, ये नहीं चला सकते। अगर आप अफसरों को प्रमोशन भी दे रहे हैं फिर उनसे काम भी तो लें। इतने भारी भरकम आपने इनको स्केल दे दिए हैं तो काम क्यों नहीं लेते इनसे? प्राइवेट सेक्टर से लाके लोग क्यों लगाते हैं? ज़्यादती ख़त्म होना चाहिए रेलवे। बहुत शुक्रिया शेख। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी और इन्होंने वादा किया है शेख अनवर साहब ने, हालांकि बड़ी इज्जत करते हैं ख्वाजा साद रफीक की, लेकिन सच बोल दिया है कि तनख्वाहों को बर वक्त ना बनाने में ख्वाजा साहब भी ज़िम्मेदार हैं। वो भी हुकूमत से पैसे नहीं ले सके, इसमें ज़िम्मेदारी ये वजारत का जो कलमदान जिसने रखा होता है उस पर भी आयद होती है। अगर ये फ़ंड्स नहीं मिल सके रेलवे को बहाली के लिए भी, ये ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के लिए, सैलाब की बहाली के लिए, इसमें ज़िम्मेदारी भी ख्वाजा साहब की भी आयद ये होती है कि नाकाम रहे इस सिलसिले में। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो हादसा आया है, मुसाफिरों से भी बात करते हैं जो सफ़र करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी जुनैद खुरम। जुनैद साहब कभी ट्रेन पे सफ़र किया? जी हम ट्रेन पे सफ़र करते हैं। मैं ख़ुद रेलवे में जॉब करता हूँ और अमूमन ट्रेन पे सफ़र होता रहता है। अब तो मुसाफिर जो हैं कुल वाला पढ़ने से जाने से पहले कुल वाला भी पढ़ते हैं, यानी दुआ मांगते जाते हैं कि हम वापस आ जाएं। ये क्या वो चक्कर है? देखिए सर, अब हुकूमत की प्रायोरिटी में लाहौर से कराची मोटरवे तो है। अगर कभी ये लाहौर से कराची तक ML1 को भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर लें तो ये हादसा हो ही ना, लाइन अपग्रेड हो जाए और ये जो आए दिन हादसा होते हैं इनसे हमारी जान छूट जाएगी और लोगों को जो है उनकी ज़िंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। और हुकूमत को चाहिए कि 10 साल से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि ML1 बन रही है, ML1 बन रही है, पता नहीं कब बनेगी। वो तो पिछले दौर में इस मंसूबे को बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में डाला गया। अब ये है कि मंसूबा ये जो हुकूमत जा रही है तो वो उसने इसको ट्रैक पे ले आए हैं मंसूबे को, लेकिन टाइम लगेगा। ज़ाहिर है ML1 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अरबों डॉलर इस पे खर्च होने हैं। अब ये बताएं, ट्रेन में सफ़र जो मुसाफिरों की तादाद तो कम नहीं हो रही, लेकिन ये गैर महफूज होता जा रहा है।
देखिए सर, ये वक्त के साथ पुरानी चीज़ें ये सब कुछ अपग्रेड जब तक नहीं होगा तो सफ़र कैसे महफूज होगा। और जब तक हुकूमत इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जैसे दीगर आप देख लें, आए दिन ये मोटरवे का इफ्तिताह, वो मोटरवे का इफ्तिताह, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही, की गवर्नमेंट रही, अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, और हम यही सुनते रहे हर गवर्नमेंट में कि ये अब इफ्तिताह हो रहा है, अब शुरू हो रहा है ML1, मगर आज तक वो शुरू नहीं हो पाया। ये कागज़ों से जब तक आगे नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही हालात रहेंगे। अच्छा, तनख्वाहों का क्या मामला है? लेट रही हैं तनख्वाहें, बताएं। ये तनख्वाहों का तो जी हर महीने का जो है मसला बना हुआ है। ये हमारा इदारा कमा के भी देता है, मगर फिर भी इस तनख्वाहों का मसला ये हल नहीं हो रहा। ये वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि तनख्वाहों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, ताकि मज़दूरों को जिनकी चंद हज़ार रुपये तनख्वाह है उनको परेशानी उनकी ख़त्म हो सके और वो अपने घर में जो है पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कितनी सैलरी है आपकी? तकरीबन 40,000। अच्छा, ये बताएं कि सैलरी में किस तरह बजट बनाते हैं घर का आप? सर आप देख लें, अब बजट क्या बनना है, आप पेट्रोल देख लें कहाँ चला गया, आटा। शादीशुदा? जी सर। तो मसल फैमिली को कैसे देखते हैं? लुक आफ्टर करते हैं बीवी को, बच्चों को, वालदैन को, बूढ़े माँ बाप को? किस तरीके से बजट बनाते हैं? मुझे बजट बना सकते हैं आप 40,000 में? सर अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल देख लें कहाँ पहुँच गया, आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, अब आए रोज़ पेट्रोल देख लें अब कितना ऊपर जा रहा है। ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा पेट्रोल का। तो अब तो घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया जुनेद जी। नाज़रीन, जुनेद साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी 40,000 में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है और रेलवेज़ में तनख्वाहें बर वक्त नहीं हैं और ये मुसाफिरों का एतमाद रेलवे से कम होता जा रहा है। ये ट्रैक को प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक करना होगा, दूसरी सूरत में मुसाफिर सफ़र नहीं करेंगे रेलवेज़ पर, गैर महफूज सफ़र होता जा रहा है। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ट्रेन पे अक्सर सफ़र करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, आप ट्रेनों पे भी सफ़र करते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस का ये एक्सीडेंट हुआ है सक्खर डिवीज़न में, आप क्या समझते हैं कि क्यों, क्या वजूहत है? पहली बात तो ये है कि नहायत अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, तो दुख हुआ है। यही जो अमला है या जिनके हाथ में इख्तियारात हैं तो इसको सही इस्तेमाल नहीं करते। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर पैसा खर्च करें, लाइनों के ऊपर जो ट्रेनों के किरायों में इजाफा होता जा रहा है, जी सहूलियात का फुकदान है। जी जाहिर बात है कि वो मेंटेनेंस ही नहीं सही तरीके से कर रहे तो एक्सीडेंट ही होने हैं। अगर तो आप सफ़र करेंगे रेलवे पे इस तरह के गैर महफूज सफ़र? बड़ा जो है ना, जाहिर बात है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये तो पहली बात है, हमारा ईमान है, हमारा सारा मामला है। लेकिन कम से कम हुकूमत को ये चाहिए कि इसके ऊपर नज़र रखे, इनके मेंटेनेंस के ऊपर पैसे लगाएं, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखें ताकि ऐसे हादसा आगे नेक्स्ट ना हो। ये तो हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। चाहे प्लेन पे सफ़र कर लें, खुदा ना खास्ता अगर नई इंसान की ज़िंदगी है तो उसने वहीं पे भी हादसा हो सकता है। तो लिहाजा ये है कि ये दुख वाली बात है, तो इनको कम से कम। ये जो थोड़ा सा माशाल्लाह, क्या काम करते हैं? हमारी दुकान है भगवान। अच्छा, किसको वोट डालते हैं? वोट जो है ना एक अमानत है, वो तो ज़ाहिर बात डालना चाहिए, हर एक को डालना चाहिए, जिसका हक बनता है तो उसको डाल। किसका हक बनता है? ये आप पर्सनली बात है, वो ज़ाहिर बात है कि ये तो नहीं हम आपको बताएंगे कि किसको डालें या किसको ना डालें, लेकिन सोच थोड़ा सा एडवाइस कर नहीं, वो नहीं होता, बिल्कुल सही है, ऐसे होता है। आप डालना चाहिए, वो जिम्मेदारी है, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन ये है कि सोच समझ के डालना चाहिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे रेलवेज़ की ट्रेनों के हवाले से? आप सफ़र करना पसंद करेंगे आइंदा? सफ़र तो ज़ाहिर बात है जिसने सफ़र करना तो करना ही है। अब मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने सफ़र करना है तो इसको मैं खड़ा तो नहीं कर दूंगा। हज़ारों एक्सीडेंट इस पे भी होते हैं, लेकिन यही बात करने का मकसद है कि इंसान जो है ना, जिस लाइन में होता है, जिस कैटेगरी में होता है, उसको चाहिए कि उसका पूरे जो है ना ध्यान रखे। बिल्कुल सही है। अगर ध्यान नहीं रखेगा, उसके में इंटरेस्ट नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है कि फिर ऐसे हादसा होते रहने हैं। तो इस हादसा से जो है ना सबक सीखना चाहिए। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में। नाम क्या बताया था साहब? मोहम्मद अमजद जी। नाज़रीन, अमजद साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी हादसात से सबक सीखना चाहिए और ये गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रेलवेज़ पर, ताकि रेलवेज़ की हालत बेहतर हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अदनान।
नान साहब, ये हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का सक्खर डिवीजन में। हज़ारा ट्रेन हवेलियाँ जा रही थी कराची से। आप क्या समझते हैं कि ये मेंटेनेंस की वजह से नहीं हो सका, ये फरसुदा ट्रैक है? जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ज़्यादातर आवाम की राय यही है कि हमारी जो ट्रेन का महकमा है, रेलवेज़ का महकमा है, यहाँ पर मेंटेनेंस के काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। सफ़र किया है कभी ट्रेन पे? हाँ जी, कई बार सफ़र किया है और लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं लाहौर से कराची तक के। तो ट्रेनों की मेंटेनेंस का अगर ख्याल रखा जाए, रेलवे ट्रैक्स जो उनसी हैं उनकी मरम्मत होती रहे वक्त के साथ साथ, तो इंशाल्लाह ये हादसात जो है काफ़ी इनमें कमी हो सकती है। बाकी जो चीज़ पेश आने वाली होती है वो तो अलग तरफ से आती है, लेकिन हम भी तो अपनी तरफ से एहतियात करें। और दूसरा, आपने कभी दो किया, कराची भी आप गए हैं, सक्खर डिवीजन से जब गुजरते हैं वो ट्रैक ऐसे है जैसे आप किसी गधा गाड़ी में या किसी घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे डोल कर रहा होता है। ऐसे इसके बारे में क्या कहें? मैं वैसे सक्खर की तरफ मैं गया नहीं कभी बाइक। नहीं, सक्खर नहीं, रास्ते में ही आता है जी, कराची मेन लाइन है ना ये। जी जी। अच्छा ये बताएं, ये ट्रेनों का सफ़र जो है गैर महफूज है, आप समझते हैं ये दहशतगर्दी है या आप समझते हैं टेक्निकल गलती की वजह से होता है? देखें, सफ़र तो कोई भी हो ना, अगर उसको असूलों के मुताबिक किया जाए वो महफूज है, चाहे हवाई सफ़र है या ट्रेन का सफ़र है। जहाँ तक बात दहशतगर्दी की है तो ये चीज़ें तो अल्लाह को मालूम है, हमारे बस में जो चीज़ है वो तो हम करें, मेंटेनेंस जो है इन चीज़ों की पाबंदी हो। और दूसरा, मेरी अवामुन्नास से भी अपील है कि सफ़र करते हुए सफ़र की दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह इनसे अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत होती है। अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें तो अल्लाह ताला की तरफ से जो आने वाली आफतें होती हैं वो टल जाती हैं। तो बाकी मेरी आखिर में गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदारा रेलवे का जो महकमा है इसकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। यही वजह के सुनने में आया कि कुछ ट्रेनें अभी अब प्राइवेटाइज़ हो चुकी हैं, शायद इन वजूहात की बिना पर, लेकिन बात उधर ही आ जाती है, चाहे प्राइवेटाइज़ हों या ऑफिशलाइज़ हों, मेंटेनेंस ज़रूरी है इनकी। जी, नाम के सर क्या बताया? मोहम्मद अदनान। अच्छा अदनान साहब, सियासत से भी अब थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, ज़ाहिर है ट्रेनों के किराए में भी इजाफा हुआ और वैसे खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हुआ। आप समझते हैं ये नाअहली है हुकूमतों की? देखें, हुकूमत जो है, मेरे जो तजर्बे की बात है ना, हुकूमत जो भी आई है ना उससे कभी आवाम खुश नहीं हुई। और आवाम की जब भी हुकूमत चेंज होकर नहीं आती है तो हुकूमत को रोना यही होता है कि जी महंगाई बढ़ गई। पहले इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो आवाम यही कहती महंगाई बढ़ गई। उनके बाद शहबाज शरीफ साहब आए तो लोगों ने कहा कि जी महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर हम किसको ब्लेम दें? तो ये पूरी अगर हमारी जो पूरी आवाम है ना वो अगर ठीक हो जाएगी, उसके जो मतलब कोलोफिल में तजाद ख़त्म हो जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगी और जितनी भी गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हर शोबे में इंसाफ पैदा होगा, ईमानदारी और खुलूस होगा, तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है और सबसे प्यारी बात जो इनकी लगी है वो यही कहे कि सफ़र के दौरान दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। और उन्होंने पॉजिटिव बात की कि जी ये पैसे लगाने चाहिए इदारों पर भी ताकि ये ट्रेनों की हालत बेहतर हो सके, और ये बेहतर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो ट्रेन पे सफ़र भी कर चुके हैं और 20 साल कबल इनके वालिद साहब का भी एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन पे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम। कलीम अफजल। कलीम अफजल। जी कलीम साहब, ये एक जो ट्रेन का हादसा हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का, और कीमती जानों का ज़िया हुआ है 35 के करीब, और जबकि 100 से ज़ायद ये अपना ज़ख्मी हैं लोग, कि कौन जिम्मेदार है? नो डाउट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जो इदारे बनाए गए हैं 20 साल पहले या 40 साल पहले भी हम यही सुनते थे कि ट्रेन आ रही है उलट गई है। अभी ये सुना है कि नॉर्मल ट्रेन आ रही थी सीधी, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सिस्टम ऐसा है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकती। इसकी वजह है कि मेंटेनेंस ठीक नहीं की जा रही, जो इदारे बने हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। हर बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल रहा है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? हम सबको ये सोचना चाहिए कि हर इदारा अपना काम करे। यहाँ सिर्फ एक ही इदारा है बस जो सब कुछ चला रहा है, उस इदारे पे कोई बात भी नहीं कर सकता है। बाकी इदारे कहाँ गए हैं? बाकी इदारे, हेल्थ का इदारा है, ये रेलवे है, कितने और इदारे हैं, सारे ख़त्म हो गए। सिर्फ एक इदारा मुल्क चला रहा है और वही इदारा ही चल रहा है। अच्छा ये बताएं कलीम साहब, वालिद साहब को क्या हादसा हुआ था 20 साल कबल? 20 साल पहले वो कराची से लाहौर आ रहे थे, तो हम छोटे छोटे थे उस वक्त, तो हमने भी ये रिपोर्ट सुनी कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त तो कोई इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था,
लेकिन जो घर वालों पे गुजरती है वो घर वाले बच्चे जानते हैं कि जब उन्हें पता चले। अल्लाह का शुक्र है वो तो सलामत रहे, उनका अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा, लेकिन उसमें इतना नुकसान हुआ था कि कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं थी उस वक्त, जिस तरह अगर अखबारों में एक दिन बाद ही आया होगा। जी 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 ऐसे ही है। क्या काम करते हैं? ऑटो पार्ट्स का। तो पार्ट्स का काम करते हैं और बड़ी नज़र है आपकी मुल्की मामलात पे। क्या नज़र आ रहा है आइंदा दिनों में? कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? निगरान सेटअप आ रहा है, लंबा सेटअप चलेगा? आएगा तो निगरान ही, लेकिन मज़ीद महंगाई आएगी, क्योंकि अभी तो कोई देखने वाले हैं कि वोट किसे दिया था क्लीन? नवाज शरीफ को। आप आइंदा किसे वोट दें? इस वक्त मैं कहता हूँ हमारा वोट तो नवाज शरीफ का है, हम इस इलाके के रहने वाले हैं। ये बताएं कि टिकटें बड़ी महंगी होती जा रही हैं, लोगों का सफ़र महंगा होता जा रहा है, लेकिन जितना सफ़र महंगा हो रहा है उतना ही गैर महफूज होता जा रहा है। ऐसे ही है। और ये रेलवे इंतज़ामिया ने बड़ा दावा किया है जी 62-63 अरब या 65 अरब रुपया हमने एक माली साल में कमा लिया। तो मैं रेलवे से पूछूंगा कि क्या रेलवे के किरायों में इजाफा नहीं किया? रिकॉर्ड एक साल में रेलवे के किरायों में इजाफा हुआ है। सर ऐसे ही है, हर कोई इदारा फिगर्स को घुमा फिर आके दिखाता है, एक्चुअल फिगर तो पता चलता है ऑन द रोड, ऑन द स्पॉट। जब आप जाते हैं, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपकी क्या सर्विसेज मिलती हैं, वहाँ पे वही 40-50 साल पहले सिस्टम चल रहा था, 500-500 बंदा एक बोगी में भरा हुआ है, जैसे जानवर जा रहे हैं। तो इन सब हमारे साथ इंडिया ने 7 आज़ादी हासिल की, ठीक है, एक ही दिन में आज़ादी हासिल की। कौन सी वजह है कि इंडियन रेलवे आसमानों पे पहुंच गई है और पाकिस्तान रेलवे अभी ज़मीन पे ही ज़मीन बोझ होती जा रही है? सर मेरे ख्याल से अगर आप मेरा व्यू पॉइंट लेंगे तो वो प्राउड फील करते हैं मेड इन इंडिया पे। हम मेड इन पाकिस्तान कुछ लेना ही नहीं चाहते, हर चीज़ तो हमारी इम्पोर्टेड है। मेड इन पाकिस्तान है ही कुछ नहीं सर। देखा, आपने बनाना है, मैंने बनाना है। जब हम देखें, हम वन नाइट में अमीर होना चाह रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगा के आप चाइना में जाएं, हर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी है, 2 बंदों की 3 बंदों की, लोग चीज़ें बना रहे हैं, उससे रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, लोग अपने ऊपर हर कोई अपना बॉस है जो काम कर रहा है। अब ये नहीं कि मैं काम करके दिखाऊँ मेरा बॉस खुश हो जाए, यहाँ पे सारा काम यही है कि शो ऑफ कर रहा है। काम कोई इसलिए नहीं कर रहा कि उसे मज़ा आ रहा है कि यार मैं काम अपने लिए करूँ, मुझे ये मज़ा आता है। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, अपनी चीज़ें बनाए, सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ बन सकती है। मैं गाड़ी के रिलेटेड काम करता हूँ, यहाँ पे गाड़ी के सारे बम्पर यहाँ बनने शुरू हो गए हैं। लोगों के पास बड़ा पैसा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, इंपोर्टेड करके बेचते हैं। कहते हैं कस्टमर हल्की चीज़ लेते हैं, उन्हें कहो मेड इन पाकिस्तान, वो नहीं लेगा। उसे बताओ ताइवान, चाइना, तब वो चीज़ उठाता है। ये हमारा माइंडसेट है। बचपन से हम सिगरेट इंपोर्टेड पीते आ रहे हैं, कोई 30-40 साल पहले। अभी जो कोई भी चीज़ लेंगे इंपोर्टेड, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल इतना हाई हो जाता है कि हमारे भाई जो सऊदी अरब में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, वो पूरी उम्र भी बेचते रहें, हमारे इंपोर्ट बिल को बैलेंस नहीं कर सकते। आप ख्वाजा साद रफ़ी की हुकूमत ख़त्म हो रही है बतौर वज़ीर भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है बतौर वज़ीर आज़म, क्या पैगाम देना चाहेंगे एक आम शहरी की तरफ से? सर मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, हम तो सिर्फ ये कहेंगे अपना काम जिसके लिए आप आए हैं वो करें, प्लीज़ करें। जिसके लिए आप वोट लेते हैं, 4 साल गुजार देते हैं, आखिरी साल आके गलियों मोहल्लों को चक्कर लगाते हैं कि जी अब हम ये करेंगे। बचपन से हम यही देख रहे हैं कि सिस्टम जो है ना सही नहीं चल रहा, बचपन से हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। किराए का मकान है, अपना मकान है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाल बच्चे हैं, कैसे महीने की कितनी आमदनी है? गुजारा कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुए? सर जी यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़े कम मिलते हैं लोग जो कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ इस कंट्री में चलना ना बहुत मुश्किल है, आपको अपना मैनेज करना चीज़ों को बहुत मुश्किल है। सफ़ेद पोश तो यहाँ ख़त्म हो गया है। अब मेरे नेबर हैं, उनकी 20,000 सैलरी है, टीचर है, और बिजली का बिल 18,000 आया। अब वो कैसे चलेगी? सर ऐसे ही ये पता नहीं कौन उनका उसके कोई भी बजट बना के बता दे कि ऐसे अपने किचन करना है और ऐसे बच्चों की फ़ी देनी है, ये सिस्टम है। और बिजली हमारे यहाँ बिल सिर्फ एक ही बिजली का नहीं है, 50 अदर भी बिल आते हैं। तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं आइडिया। ये यहाँ पे जो ये हमारी फाइनेंस टीम है वो सिर्फ नंबर को हेर फेर करती हैं। ये 6% ग्रोथ हुई थी, हमने वो भी 4 साल भुगते हैं, वो भी बहुत बुरे थे, लेकिन अगले भी जो साल आया वो उससे भुगते हैं, बुरा है। बहुत शुक्रिया कलीम भाई, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी आपने। 18,000 जिसको बिजली का बिल आ रहा है और उस शख्स की या उस खातून की सैलरी 20,000 है।
तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो ये क्या खातून आम शहरी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा? 18,000 बिजली का बिल देगा तो पूरा महीना रोटी कहाँ से खाएगा? ये वो सवाल है आपके लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। आपने अपने दौर में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और दूसरा ये मैं रेलवे के हादसे के बारे में भी कहना चाहूँगा कि रेलवे के जितने ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ठंडे कमरों से बाहर निकले और डोर टू डोर जाए, स्टेशनों पे देखें, खुद इंस्पेक्शन करें जाके, और हुकूमत वक्त भी रेलवे के यानी ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए पैसे दें, वरना दूसरी सूरत में इदारे को बंद कर दें। अगर ये अदारा नहीं चलाना तो कम से कम कीमती जानों का ज़िया ना करें, लोग बाय रोड चले जाएंगे कराची। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन नवाज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।